Hello, students. Welcome back to our political science lecture series. So, in today's part, we are going to cover a very important concept, that is the relationship between fundamental rights and DPSP, that is also called Directive Principle of State Policy. तो हम ये जो पार्ट कवर कर रहे हैं इस चैप्टर का, ये 12th पार्ट है. ठीक है, मैं बता दूं आपको कि हम कौन सी बुक कर रहे थे. हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की जो आपकी एनसीईआरटी बुक है क्लास 11th की, हम यहाँ पे उसको कवर कर रहे हैं. हम चैप्टर 2 कर रहे थे जिसमें टोटल चैप्टर 2 के 11 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं. उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप पहले वो पार्ट जाके देख लीजिए, तभी आपको ये इसका जो लास्ट पार्ट हम कवर कर रहे हैं पार्ट 12, ये आपको समझ आएगा और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. तो आप एक बार उसको देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा कि अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. और जो ये नोट्स हैं ये भी आपको पीपीटी जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल सकती है. तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप और बने रहिएगा इस लेक्चर में, क्योंकि अब हो सकता है कि ज्योग्राफी के या फिर जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली आपकी बुक है उसके भी चैप्टर्स हम डालें. ठीक है, ऑल्दो ये वाली सीरीज कंटिन्यू ही रहेगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि पहला इसमें क्या रिलेशनशिप ही बताना चाह रहा है फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में. जो ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे से. इसका मतलब क्या होता है, देखो, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हैं वो एक दूसरे से अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी काम नहीं करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है. मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक कॉमन गोल को अचीव करना चाहती हैं. वो कॉमन गोल क्या है कि एक जस्ट और वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी बिल्डअप हो सके. तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अब कंपैरिजन समझो फंडामेंटल राइट्स का और डीपीएसपी का. इस कंपैरिजन को समझने से पहले आप जिन्होंने भी पुराने लेक्चर्स देखे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में से क्या जस्टिसेबल है और क्या नॉन जस्टिसेबल है, पहला क्वेश्चन. और दूसरा क्वेश्चन है कि जस्टिसेबल का मीनिंग क्या होता है और नॉन जस्टिसेबल का मीनिंग क्या होता है. आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है, तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने पुराने लेक्चर्स देखे हैं उनको ये पता होगा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में ये बेसिक एक डिफरेंस है कि इनमें से कौन सा जस्टिसेबल राइट है और कौन सा नॉन जस्टिसेबल है. ठीक है, और जस्टिसेबल है तो उसका मीनिंग क्या होता है, नॉन जस्टिसेबल है तो उसका मीनिंग क्या होता है. ठीक है, 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं. ठीक है, तो अब हम समझते हैं फंडामेंटल राइट क्या है और डीपीएसपी क्या है. देखो, फंडामेंटल राइट रेस्ट्रेन गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग. चैप्टर में जब हम फंडामेंटल राइट समझ रहे थे तो हमने देखा था कि जो फंडामेंटल राइट होती हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस लगाती हैं कि कल को अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना रही है या ऐसे कोई रूल्स और रेगुलेशंस बना रही है और वो किसी तरीके से सिटीजन्स की राइट्स को वॉलेट कर रहा है, तो वो एक तरीके से वो लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकती है जो फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहे हैं. तो ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से इंडिविजुअल को हार्म कर रहे हैं. ठीक है, तो ये मीनिंग समझ आया फंडामेंटल राइट का पहला. दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट मेनली प्रोटेक्ट राइट ऑफ इंडिविजुअल्स. मतलब कि जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअल्स की राइट को लेके बात करती है. अभी जब हम डीपीएसपी समझेंगे तो समझ आएगा और बेटर. तो इंडिविजुअल राइट का मतलब यहाँ पे है जैसे कि राइट टू फ्रीडम, हर इंडिविजुअल की पर्सनल फ्रीडम को इंश्योर करने की बात करती है फंडामेंटल राइट. और दूसरा क्या है, राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, तो हमने क्या समझा कि फंडामेंटल राइट जो है वो गवर्नमेंट को रेस्ट्रेन करती है कुछ चीजों को करने से. और दूसरा क्या समझा कि फंडामेंटल राइट मेनली प्रोटेक्ट करती है राइट ऑफ द इंडिविजुअल. अब डीपीएसपी देखो इसके कंपैरिजन में क्या डिफरेंस आ जाता है डीपीएसपी में. देखो, डीपीएसपी इंकरेज द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग. हमने समझा अभी कि फंडामेंटल राइट रेस्ट्रेन करता है गवर्नमेंट को कुछ चीजें करने से, लेकिन जो डीपीएसपी है उसी जगह पे इंकरेज करता है, मतलब गवर्नमेंट को हम कहेंगे हेल्प करता है, बढ़ावा देता है कि वो कुछ एफर्मेटिव एक्शंस ले, कुछ पॉजिटिव एक्शंस ले. ठीक है, इसके चलते एक वेलफेयर डेवलप हो सके सोसाइटी में. ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है डीपीएसपी में कि इंश्योर द वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी. फंडामेंटल राइट क्या कर रहा था, इंडिविजुअल की राइट को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन जो डीपीएसपी है वो एंटायर सोसाइटी के बारे में डीपीएसपी में प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और एक तरीके से गाइडलाइंस हैं जो कि बताती हैं कि सरकार जो है पूरी की पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए. ठीक है, तो हमने बेसिक डिफरेंस समझा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या है. लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज हो जाती है. ऐसा कब होता है, देखो,
government intends to implement DPSP, it can come in conflict with fundamental rights of the citizen। देखो कई बार क्या होता है डीपीएसपी में जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं कि डीपीएसपी में जो प्रोविजंस हैं कई बार जब सरकार उनको इम्प्लीमेंट करने जाती है तब वो जो फंडामेंटल राइट होती है इंडिविजुअल की उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। एग्जांपल समझो, एग्जांपल, गवर्नमेंट sought to pass laws to abolish जमींदारी सिस्टम। देखो एक पॉइंट ये समझो, जब ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ पे तो वो एक टाइप का सिस्टम चलाते थे, ठीक है, वो उस सिस्टम को हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में बेसिकली क्या होता था, ऐसे समझो कि कुछ पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, उस पीस ऑफ लैंड के लिए एक जमींदार अपॉइंट कर दिया जाता था ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा, ठीक है। वो जो जमींदार होता था उसी को हम इंटरमीडिएरी भी कहते थे। उसका काम क्या था, वो पीजेंट से, किसान से काम कराता था उन लैंड पे, और उनसे फिर जो भी पैसा होता था लेके, और एक फिक्स अमाउंट में जो मनी है वो जो जमींदार होता था कुछ अपने पास रखता था और कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को दे देता था, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो रहा था, वो जमींदार जो थे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे उन किसान को, उन पीजेंट्री क्लास को, जिसकी वजह से ऐसा देखा गया कि जमींदारी सिस्टम जो है, ये लैंड ओनिंग जो सिस्टम था, ये इसने बहुत हद तक एक्सप्लॉइट करा था इंडिया की पीजेंट्री क्लास को। तो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले जो ये स्टेप लेना था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारी गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना होगा, और वो स्टेप होगा कि हमें जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना है, ठीक है, और जो लैंड होगा उसके बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट जो पुअर फार्मर्स हैं उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। लेकिन जब ये सरकार ने ये लॉ पास करा तो उस वक्त क्या हुआ कि दिस मेजर्स वर अपोज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेटेड राइट टू प्रॉपर्टी। तो बेसिकली उस टाइम पे जब सरकार ने ये स्टेप उठाया जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने का, तब बहुत सारे जो ज़मींदार थे, जो रिच क्लासेस थी, वो सामने आ गई कि भई ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप हमसे बिना पूछे जो है, हमसे बिना, हमने आपको अलाउ नहीं करा, आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात कैसे कर रहे हो? तो अब देखो, ध्यान रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी जो था, वो आपका एक फंडामेंटल राइट में था, ठीक है? अभी हम राइट टू प्रॉपर्टी को डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब राइट टू प्रॉपर्टी आपका ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में था, टोटल 7 फंडामेंटल राइट थी। लेकिन बाद में जाके जब हमने देखा कि ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो रही है, सरकार वेलफेयर पॉलिसीज बना नहीं पाएगी, देखिए जमींदारी जैसे सिस्टम को अबॉलिश करना था, तो बाद में जाके इसमें अमेंडमेंट लाई गई, जिसके थ्रू इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके इसको लीगल राइट में डाला गया आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो उस वक्त जब ये हो रहा था, जब जमींदारी सिस्टम का जो लॉ पास करा गया था जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए, उस वक्त जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट में था, और हर इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट जो है वो तो वॉलेट नहीं कर सकता थी सरकार। तो यहाँ पे देखा गया कि सरकार अगर जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर रही है तो कहीं ना कहीं वो राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वॉलेट कर रही है सिटीजन्स की, ठीक है। तो लेकिन सरकार ने यहाँ पे ये आर्गुमेंट दी कि कीपिंग इन माइंड द सोसाइटल नीड्स that are greater than the individual interest, government amended the constitution to give effect to DPSP। देखो कई बार क्या होता है कि सरकार जो है उसको इंडिविजुअल को ध्यान में ना रखते हुए उसको सोसाइटी के हर मेंबर्स को ध्यान में रख के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। सरकार को हमेशा ऐसे एक्शंस लेने होते हैं जो कि लार्जर सोसाइटी को जो है इम्पैक्ट करे, उनके पॉजिटिव्स के लिए डिसीजंस लेने होते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि जो हम ये अबॉलिश करेंगे ये बहुत सारी प्रेजेंटरी क्लास को बेनिफिट करेगा, ठीक है। उनके जो पुअर फार्मर्स हैं, उनको जो इतने सालों से ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करके गए हैं, कहीं ना कहीं उनको उनकी लैंड मिल जाएगी, ठीक है। एक कहते हैं ना सेल्फ सफिशिएंसी भी इंश्योर करनी थी सरकार को। तो कहीं न कहीं सरकार के दिमाग में सोसाइटल नीड थी कि सोसाइटी की ओवरऑल नीड क्या है, तो उन्होंने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में करके सोसाइटल नीड्स को ऊपर रखते हुए सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट लाई है काफ़ी सारी, और डीपीएसपी को इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। और इसी चीज़ की वजह से कहीं न कहीं एक लॉन्ग बैटल देखने को मिली है कोर्ट के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी टुक डिफरेंट पोजीशंस। देखो, यहाँ पे 2 ऑर्गन्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो 2 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देखो, जुडिशरी का हमने समझा था कि जुडिशरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने में। अगर हमारी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? जिसने भी फंडामेंटल राइट वाले लेक्चर को नहीं देखा है, वो मैं रिकमेंड करूँगी आप उसको जाके देखिए, आपको बेटर समझ आएगा ये। उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, जुडिशरी क्या ऑर्डर्स पास करती है, ठीक है? तो अभी के लिए समझो कि जब भी हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं।
ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव यहाँ पे क्या कह रही थी कि भाई सोसाइटल नीड्स को हम ऊपर रखते हुए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं और हम ये स्टेप ले रहे हैं कि हमें ये अबॉलिश करना जमींदारी सिस्टम। ऐसे बहुत सारे स्टेप सरकार ले रही थी उस वक्त, ठीक है। ठीक है, तो जुडिशरी ने बोला कि नहीं, कि आप जो है किसी इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट को कैसे वॉलेट कर सकते हो। देखो जुडिशरी क्या कहती है, गवर्नमेंट क्लेम करती है कि राइट्स कैन बी अब्रिज फॉर गिविंग इफेक्ट टू डीपीएसपी। एक साइड गवर्नमेंट है, एक साइड जुडिशरी है, कोर्ट है हमारा। गवर्नमेंट क्या कह रही है, कह रही है कि राइट्स को वॉलेट करा जा सकता है अगर हमें डीपीएसपी को के प्रोविजंस को लाना है तो, ठीक है। अगर हमें डीपीएसपी के प्रोविजंस को लागू कराना है तो हम जो है फंडामेंटल राइट को भी वॉलेट कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट का क्या व्यू था, कोर्ट हेल्ड द व्यू दैट फंडामेंटल राइट्स वर सो important and sacred that they cannot be limited even for purpose of implementing directive principle। अब कोर्ट क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट इतनी सेक्रेड है, इतनी इंपॉर्टेंट राइट है कि आप इनको लिमिट नहीं कर सकते हो, चाहे आपको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना पड़े। तो आपको दो स्टैंड समझने हैं यहाँ पे, एक तरफ है एग्जीक्यूटिव, एक तरफ है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम जो है राइट्स को वॉलेट कर सकते हैं अगर हमें डीपीएसपी के प्रोविजंस को लागू करवाना है तो। लेकिन दूसरी तरफ जो कोर्ट है वो ये कह रही है कि फंडामेंटल राइट्स इतनी सेक्रेड है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको आप वॉलेट नहीं कर सकते, चाहे आपको डीपीएसपी के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना है तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो डीपीएसपी को ऊपर रखना चाह रही है और जो कोर्ट है वो आपका फंडामेंटल राइट को ऊपर रखना चाह रही है, ठीक है। हम देखते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन क्या निकलता है एट द एंड, ठीक है। देखो, तो कोर्ट एक तरफ कह रहा है कि फंडामेंटल राइट को सरकार वॉलेट नहीं कर सकती है और सरकार कह रही है कि हम जो डीपीएसपी के प्रोविजंस हैं हमें पूरी सोसाइटी के बारे में सोचना है, उसे लागू करवाने के लिए हम पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे और हम फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके चलते एक और डिबेट शुरू हो गई। एक तो डिबेट थी कि फंडामेंटल राइट ऊपर है या डीपीएसपी ऊपर है, वो जुडिशरी के बीच में और सरकार गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रही थी। अब एक और कॉम्प्लिकेटेड डिबेट क्या आती है, द डिबेट रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पे है कि संविधान में संशोधन करने से रिलेटेड डिबेट स्टार्ट हो गई। गवर्नमेंट कह रही है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जो जुडिशरी है वो ये कह रही है कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वॉलेटेड फंडामेंटल राइट। देखो क्या हो रहा था, डिबेट शुरू हुई। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम फंडामेंटल राइट वॉलेट कर सकते हैं डीपीएसपी को लगाने के लिए, एक तरफ कोर्ट कह रही है कि आप नहीं वॉलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हो गया कि गवर्नमेंट क्या करने लग गई, कोर्ट से जीतने के लिए, जुडिशरी जीतने के लिए और डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए अमेंडमेंट्स करने लग गई कॉन्स्टिट्यूशन में। देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेजर अमेंडमेंट्स लाई गई वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाई गई, जिसमें कि गवर्नमेंट ये कहती है कि पार्लियामेंट चाहे तो संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसमें संशोधन करके प्रोविजंस को ऐड डिलीट कुछ भी कर सकता है, वो चाहे कोई सा भी पार्ट हो। ये पार्लियामेंट कह रहा है। पार्लियामेंट क्या है, यहाँ पे लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया की, ठीक है। और कोर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसे संशोधन नहीं कर सकती जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स की फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो, ठीक है। अब ये जो डिबेट है ये रिजॉल्व फाइनली कहाँ पे हुई, केशवानंदा भारती केस था। केशवानंदा भारती केस जिसको बहुत ज्यादा लैंडमार्क केस कहा जाता है, 13 जजेस बेंच के द्वारा इसमें जजमेंट जो है वो दी गई थी। और कोर्ट ने क्या कहा था केशवानंदा भारती केस में, कोर्ट सेड दैट देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे आपको एक डॉक्ट्राइन समझनी है, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर, ठीक है। इस वर्ड को हाईलाइट मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बेसिक फीचर क्या है, बेसिक फीचर बेसिकली क्या होता है, देखो ये याद रखना कि ये बेसिक फीचर्स जो है ना ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के थ्रू, केशवानंदा भारती केस के थ्रू इस बेसिक फीचर के डॉक्ट्राइन को निकाला है, हमारे सामने पेश करा है। देखो ये बेसिक फीचर होता क्या है। बेसिक फीचर का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी कोर वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको संशोधन करके, जिनको अमेंडमेंट करके डिस्ट्रॉय या चेंज नहीं करा जा सकता, ठीक है। ये बेसिक फीचर्स को ऐसे समझो कि ये वो कोर वैल्यूज हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन रखी गई हैं, ठीक है। अब टाइम टू टाइम बेसिक फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में ये सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। बहुत बहुत सारी जजमेंट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ही ये बताता है कि अच्छा ये पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक फीचर है, ये पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक फीचर है। तो ऐसे ही केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको सरकार जो है वो वॉलेट नहीं कर सकती है, ठीक है। उसको पार्लियामेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकती। बेसिक फीचर समझ आया।
बेसिक फीचर को आप अभी के लिए सिंपल पार्ट में ये समझो कि ये वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, ये वो कोर वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन रखी गई थी, और इनको पार्लियामेंट किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इन बेसिक फीचर्स को। दूसरा पॉइंट, बेसिक फीचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर रखा है। बेसिक फीचर की डॉक्ट्राइन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दी है केशवानंदा भारती केस के थ्रू। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखो कि टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ही ये बताता है कि कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल फंडामेंटल राइट जो है बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के वो उसका बेसिक फीचर है, जैसे कि सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को भी बेसिक फीचर बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और डेमोक्रेसी को भी बेसिक फीचर बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे टाइम टू टाइम जैसे जैसे जजमेंट्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट की, हमें समझ आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट बेसिक फीचर है। ठीक है, तो ये समझ आया कि डिबेट चल रही थी कि डीपीएसपी ऊपर है या फंडामेंटल राइट ऊपर है। सरकार जो है वो ये बोल रही थी कि डीपीएसपी में किसी भी प्रोविजंस को लागू कराने के लिए हम फंडामेंटल राइट को भी वॉलेट कर सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट कह रही थी नहीं, आप फंडामेंटल राइट को वॉलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब वहां से एक और डिबेट निकल के आई कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को लेके गवर्नमेंट कह रही थी कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकता है, लेकिन जुडिशरी जो है वो कह रही थी कि पार्लियामेंट उन पार्ट को अमेंड नहीं कर सकता जिनकी वजह से फंडामेंटल राइट्स जिनकी वायलेट होती हैं। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड डिबेट का सॉल्यूशन था वो फाइनली केशवानंदा भारती केस में आता है, और कोर्ट वहां पे कहता है कि देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बेसिक फीचर्स की डॉक्ट्राइन देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप उन बेसिक फीचर्स को वायलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से समझा कि रिलेशनशिप क्या है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का। ठीक है, मैंने कंक्लूजन दे दिया है, एक बार ना समझ आए वापस इसको स्टार्टिंग से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या समझना है। अच्छा, आपकी बुक में ना ये बॉक्सेस में दे रखा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में और राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, इसको समझो। राइट टू प्रॉपर्टी समझते क्योंकि अभी अभी हमने टॉपिक करा राइट और रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। तो देखो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। बिहाइंड द कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन rights and the DPSP, there was one important reason in the Constitution. Originally, there was a fundamental right to acquire, possess and maintain property. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कंट्रोवर्सी चल रही थी डीपीएसपी के बीच में और फंडामेंटल राइट के बीच में, जो जस्ट अभी हमने समझी, उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न था। वो ये रीज़न था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली हमारे पास एक फंडामेंटल राइट थी, वो थी राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज एक्वायर, पोजेसन, मेंटेन करना प्रॉपर्टी को। ठीक है, बट द कॉन्स्टिट्यूशन made it clear that property could be taken away by the government for public welfare। क्या कह रहा है पॉइंट ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियर कर दिया था कि सरकार के द्वारा लोगों की प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है अगर वो सरकार पब्लिक वेलफेयर में कोई एक्शन लेना चाहती है। जैसे कि मान लो कि अगर सरकार को रेलवे लाइंस बिछानी है, ठीक है, उसको रेलवे ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट कराने हैं या उसको कहीं से हाईवे निकलवाना है, तो वहाँ पे अगर लोगों के घर आ रहे हैं या लोगों की किसी की प्रॉपर्टी आ रही है तो उनको एक्वायर करके सरकार को वो अपनी प्रॉपर्टी दे दें और उसके बदले में सरकार जो है उनको कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, कहीं और पे प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट एक्शंस लेना चाहती है तो लोगों की प्रॉपर्टी को वो एक्वायर कर सकती है। तो सिंस 1950 गवर्नमेंट मेड मेनी लॉज दैट लिमिटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया था कि आप ले सकते हो प्रॉपर्टी अगर आपको पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। तो 1950 से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, और तब से ही गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी लॉज बनाई जिसकी वजह से लोगों की राइट टू प्रॉपर्टी लिमिट हो रही थी। दिस राइट वॉज एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग डिबेट ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड द डीपीएसपी। अभी हमने समझा कि यही मेन पॉइंट था जहां से एक बैटल जो है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो है वो अराइज हुई डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में। फाइनली 1973 में सुप्रीम कोर्ट gave a decision that the right to property was not a part of the basic structure of the constitution and therefore parliament had power to abridge this right by the amendment। तो अभी हमने देखा कि 1973 में जो केशवानंदा भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी, और कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक फीचर का पार्ट नहीं है। तो पार्लियामेंट जो है इसको राइट को जो है आपका अब्रिज कर सकता है अमेंडमेंट के थ्रू। तो 1978 में क्या होता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, और जिसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को
फंडामेंटल राइट की लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है एंड कन्वर्टेड इट इनटू अ सिंपल लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। हमने देखा कि आपका जो है, जब सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्शन लेना चाहती थी तो राइट टू प्रॉपर्टी वहाँ पे सामने आ रही थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक फीचर नहीं है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर नहीं है तो उसमें संशोधन लाके पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को सिंपल फंडामेंटल राइट से हटा के सिंपल लीगल राइट में आर्टिकल 300A में डाल दिया। या ठीक है, तो यहाँ पे से हमने राइट टू प्रॉपर्टी समझा। अब यहाँ पे आपको बस बेसिक यहाँ पे बता रखा है डीपीएसपी के बारे में, जो हमने समझा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वो गाइडलाइंस है जो कि सरकार को मदद करती हैं जब भी वो कोई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें गोल्स बताए हुए हैं कि क्या गोल्स है डीपीएसपी का। उसके बाद बताया गया है कि नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं, तो क्या क्या राइट्स देता है डीपीएसपी। हमने समझा था ना कि डीपीएसपी से भी इंडिविजुअल्स को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू वर्क हो गया, ये सब, और क्या क्या पॉलिसीज फाइनली इसमें ली गई हैं। ठीक है, अब देखो गोल्स क्या है भाई डीपीएससी के। वेलफेयर ऑफ द पीपल, चाहे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस, मतलब कि हर किसी का वेलफेयर हो सके सोसाइटी में। ठीक है, वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लेवल पे हो। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि आपको जो है इसमें आप जो है एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करनी है, हर किसी के पास रिसोर्सेज इक्वल तरीके से पहुंच सके, ये चीजें आपको इंश्योर करनी है, सरकार को इंश्योर करनी है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, मतलब कि डीपीएसपी में ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है, कहीं कभी भी अगर कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको पीसफुली कोऑर्डिनेशन के साथ रिजॉल्व करने की बात उठाए। उसके बाद बोला गया कि नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल राइट्स आपको मैंने बताया, आप बताओगे कि नॉन जस्टिसेबल और जस्टिसेबल राइट्स क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी क्या बोला गया डीपीएससी में, कौन सी राइट्स हैं, जैसे एडुकेट लिवलीहुड देना। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। ठीक है, दोनों जहाँ पे अगर एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे मेन वुमेन दोनों काम करे तो दोनों को इक्वल वर्क है दोनों का, तो इक्वल वेजेस प्रोवाइड करो। ठीक है, कई कई जगह पे ऐसा नहीं होता है। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या है राइट टू वर्क, जैसे कि मनरेगा पॉलिसी के थ्रू सरकार ने राइट टू वर्क इंश्योर करा। उसके बाद क्या है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है, जैसे कि इसमें आप देखोगे कि बहुत सारी इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं। आप उनका उनका बताओगे ऐसी कौन सी स्कीम है अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए जो सरकार लेके आई है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, उसके बाद क्या है, कौन सी पॉलिसीज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है पार्ट 4 में, उसमें सरकार के लिए एक गाइडलाइन है कि सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मीनिंग ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे पर्सनल लॉज को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करे जो कि कौन से टॉपिक पे होंगे, जो कि डाइवोर्स को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, ठीक है, या अडॉप्शन को लेके होंगे, मैरिजेस को लेके होंगे, और ये हर सिटीजन पे इक्वली अप्लाई हो, चाहे वो सिटीजन किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हर रिलीजन के ना अपने अपने पर्सनल लॉज होते हैं। ठीक है, मैरिज को लेके, अडॉप्शन को लेके, ठीक है, डाइवोर्सेस को लेके, तो वो सब अपने तरीके से अलग अलग अप्लाई करते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो वो ये इंश्योर कर देगा कि सेम ही लॉस, चाहे सेम ही लॉ, और वो लॉ किससे रिलेट होना चाहिए, मैरिज के लिए जो लॉ आएगा वो सब पे अप्लाई हो, सब सिटीजन पे इक्वली अप्लाई हो। ये नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोहेबिटेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, मैंने बताया था कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, ताकि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बिल्डअप हो सके। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल। ठीक है, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंश्योर हो सके ग्रास रूट लेवल पे भी। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर 2 था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो खत्म हो चुका है, और ये अच्छा खासा लेंदी चैप्टर था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। ठीक है, हमने राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को देखा, डीपीएसपी को देखा, उसके बाद हमने बहुत सारी रिट्स को देखा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये जो 12 पार्ट्स हैं आप इनको अच्छे से देख लीजिए, और इन ये जो पीपीटी है पूरे एकदम फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में मैंने आपको समझाया हुआ है इसमें। तो आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूँगी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये मैं अपलोड कर दे रही हूँ, और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जो टोटल इसके पार्ट्स हैं वो सब के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए, अच्छे से इनको पढ़िए। अगर आप बुक रेफ़र नहीं भी कर रहे हो तो ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं आपके, ये मैंने एनसीईआरटी बुक को ही लाइन बाय लाइन पढ़ के आपकी इनको फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में और पॉइंटर्स की फॉर्म में बनाया है, ताकि आपको ईज़िली समझ आए और आप
जो है आंसर्स भी लिख पाओ इसी फॉर्म में। ठीक है, मैं एक सेशन मैं आपका बनाऊंगी फ्लो चार्ट्स के ऊपर कि आपको आंसर्स कैसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना के देने हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे, एक्सेप्टेबल लगे। ठीक है, तो अब जो हम चैप्टर देखेंगे, हमारा आई थिंक जो थर्ड चैप्टर है इसका, वो है इलेक्शन से रिलेटेड है आई थिंक वो चैप्टर। ठीक है, तो हम उसको करेंगे। और मैं ज्योग्राफी पे और जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी है, आपकी एक और बुक क्लास 11th की दूसरी वाली जो बुक है, उसकी भी चैप्टर्स मैं अपलोड कर दूंगी रिकॉर्ड करके। तो तब तक आप बने रहिएगा इस चैनल पे। ये प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है इसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आप उसको चेक कर लीजिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनका अपडेट मिलता रहे। तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।